नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 10 सर्वे के क्लासेज में। आज की वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। हम इन प्रश्नों के केवल उत्तर ही नहीं देखेंगे, हम इन प्रश्नों की व्याख्या भी देखेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनको भी समझेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। ए, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उस वस्तु की मांग पर प्रभाव डालता है। बी, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत पर प्रभाव डालता है। सी, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव डालता है और इनमें से कोई नहीं। साथियों बताते चलूं, मांग का जो नियम है वो मार्शल के द्वारा दिया गया था और मार्शल ने यह बताया कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ विपरीत का संबंध रखती है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ विपरीत का संबंध रखती है। ऐसा मान लीजिए, मांग बढ़ेगी तो कीमत नीचे आएगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग नीचे आएगी और कीमत घटेगी तो मांग ऊपर जाएगी। कीमत घटेगी तो मांग ऊपर जाएगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग नीचे जाएगी। यहां स्पष्ट हो रही होगी आपको बात। इस तरह से यदि हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, घट रही है, बढ़ रही है, उसकी मांग पर प्रभाव डालता है। कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग घट या बढ़ रही है। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा ए आंसर सही है, इसको टिक कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जब किसी वस्तु x के स्थापन की कीमत उतरती है, जब किसी वस्तु x के स्थापन की कीमत उतरती है तब x की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पे हम मान के चलते हैं। पहले समझ लीजिए दोस्तों, स्थापन क्या होते हैं। स्थापन वो चीजें हैं मार्केट में जो एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, चाय और कॉफी एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। अब जब किसी वस्तु x, तो हम यहां x मान लेते हैं चाय को और उसका स्थापन मान लेते हैं कॉफी को। अब वो कह रहे हैं कि x के स्थापन की कीमत उतर गई, उनकी कीमत उतर रही है, यानी कॉफी की जो कीमत है वो नीचे आ रही है, चाय की नहीं, कॉफी की कीमत नीचे आ रही है। तब वो कह रहे हैं x, तो चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों सीधा सीधा हिसाब है, आप दुकान पर गए और आपने देखा कि कल चाय 15 रुपए की थी और आज चाय हो गई है 20 रुपए की, और कॉफी कल भी 20 की थी और आज भी 20 की है। तो आप कॉफी पीना पसंद करेंगे चाय, तो निश्चित रूप से आप कॉफी को चूज करेंगे क्योंकि आपको चाय भी कॉफी के रेट में मिलने लगी है। तो इस प्रकार जब किसी वस्तु के स्थापन की कीमत उतरती है तब उस वस्तु की मांग नीचे आ जाती है, इसलिए आंसर सही होगा 2। तो चाय की जो मांग है वो घट जाएगी और लोग कॉफी पीना पसंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि आपको अवधारणाएं इस तरह से समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपको इस तरह की अवधारणाएं स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन में आपके सामने लाता रहूं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिक्री लागत से अभिप्राय है। बिक्री लागत किसी उत्पाद की बिक्री लागत, परिवहन पर आई लागत, विज्ञापन की लागत और उत्पादन कारकों पर आई लागत। दोस्तों यहाँ बिक्री लागत को समझ लेना जरूरी है। बिक्री लागत होती क्या है। दरअसल बिक्री लागत वह लागत है जो किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने में, किसी वस्तु की बिक्री हमें इंक्रीज करनी है, तब उस वस्तु की बिक्री बढ़ाने में जो हम काम करते हैं, जो खर्च करते हैं, उसे हम बिक्री लागत कहते हैं। तो अब आप बताइए कि हम किसी चीज को यदि बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम विज्ञापन करते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन पर जो किया गया खर्च है वह क्या होगा, बिक्री लागत होगा। आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों श्रम किससे बनता है,
श्रम बनता है, श्रम किससे बनता है दोस्तों? श्रम बनेगा हमारा किससे? जनसंख्या से। श्रम कहां से आता है? जनसंख्या से। इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जनसंख्या। जिस देश में जनसंख्या अधिक होगी उस देश में श्रम की आपूर्ति भरपूर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अचल संपत्ति या जिसको रियल एस्टेट भी कहते हैं, ये अचल संपत्ति या रियल एस्टेट बिजनेस जिसको कहते हैं, ये इसके अंतर्गत भूमि और इमारतों के निर्माण के संबंध में ये संपत्ति गिनी जाती हैं और इसलिए तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों अचल संपत्ति यहाँ तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। अचल संपत्ति सेवा क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था या जिसे हम काला धन भी कह सकते हैं, उसका अस्तित्व क्या कर देता है? ए, अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बना देता है। बी, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बना देता है। सी, आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है। और डी, उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते। अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बना देता है, ये भी नहीं हो सकता। अब आप पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि समांतर अर्थव्यवस्था होती क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था में ऐसा धन जो सरकार की नजर में नहीं है, जो सरकार के खातों में दर्ज नहीं है, जो चलायमान है लेकिन वो सरकार को बिना बताए चल रहा है, वह काला धन कहलाता है और उसी काले धन को हम समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह काला धन क्योंकि सरकार की नजर में नहीं होता, इसलिए सरकार की मौद्रिक नीतियों का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने 20 लाख रुपए का एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। उसकी कीमत सरकार की नजर में 15 लाख थी और वह सरकारी टैक्स से बचने के लिए वह सरकार को केवल उसे 15 लाख का ही दिखाता है। इस प्रकार उस पर होने वाला खर्च जो सरकार की नजर में हो रहा है वह केवल 15 लाख पर होता है, जबकि 5 लाख रुपए वह जिससे उसने खरीदा है उसको पे करता है। वो जो 5 लाख रुपए है वह ब्लैक मनी कहलाएगा या वह काला धन कहलाएगा। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब क्योंकि वह काला धन सरकार की नजर में नहीं है, तो सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मौद्रिक नीतियां उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी। इसलिए समांतर अर्थव्यवस्था या जिसको कहें काला धन मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावित कर देता है। मौद्रिक नीतियां नियंत्रण के लिए होती हैं, लेकिन क्योंकि वह सरकार की नजर में नहीं होता, इसलिए मौद्रिक नीतियां उसको प्रभावित नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया? दोस्तों नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था रगनार फ्रिस्क यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने ही सबसे पहले 1933 में ये 2 शब्द दिए। 1933 में इन्होंने इन शब्दों को दिया जिसमें वृहद और सूक्ष्म अर्थशास्त्र नाम के 2 हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप थोड़ा सा ये भी समझते चलें कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होते क्या है। आर्थिक विश्लेषण का वह भाग जो व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है, जहां पर व्यक्तिगत इकाइयों की ज्यादा बात होती है वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, और जहां पर समग्र की बात होती है वह समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण बताता हूं, जैसे उपभोक्ता है, श्रम है, छोटे छोटे कारखाने हैं, वहां पर जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है जैसे पूंजी है, राष्ट्रीय आय है या राष्ट्रीय पूंजी है, इस तरीके से जो बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र जहां प्रयोग किया जाता है वह समष्टि अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखिए बहुत ही फेमस पुस्तक है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स। आप निश्चित रूप से उनका नाम सुना होगा। जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और ऐसा माना जाता है कि महामंदी से निकालने में इस पुस्तक ने बहुत अधिक योगदान दिया था। ये पुस्तक 1936 में उन्होंने लिखी। 1936 में ये पुस्तक उन्होंने लिखी और ब्रिटेन के वो अर्थशास्त्री थे। उन्हें व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी माना जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कर उतने ही निश्चित हैं
कर टैक्स उतने ही निश्चित हैं जितनी की मृत्यु। अब यहाँ पर इसके कई अर्थ निकलते हैं। ये स्टेटमेंट है जो अमेरिका के संस्थापक लोगों में से एक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु और कर देना ये दो ही चीजें निश्चित हैं, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। अर्थात वो कहते हैं कि सरकार अगर देश में है तो सरकार को चलाने के लिए राजस्व की जरूरत होती है, और जब राजस्व की अनिवार्य शर्त है सरकार के लिए तो फिर वो राजस्व उगाएगी, और जब वो राजस्व उगाएगी तो हमें कर देने ही होंगे। तो इस प्रकार जो स्टेटमेंट 1 है वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। यह कथन सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्व तो देना ही है तभी सरकारें चल गएंगी। सरकार के पास राजस्व का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, बहुत स्रोत है सरकार के पास। अधिकांश पब्लिक सेक्टर अक्षमतापूर्ण चलाए जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार के बजट संबंधी अपने प्रतिबंध होते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। कर जो है वो सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है, इसलिए सरकार करों के बिना चल नहीं सकती, और इसलिए कर उतने ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए जितने हमारे जीवन में मृत्यु है, और हमारे लिए कर चुकाना उतना ही महत्वपूर्ण और कष्टकारी है जितना हमारे लिए मृत्यु है, और जो एक सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया? लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, या इसको कहते हैं नवाचार सिद्धांत। लाभ का नवाचार सिद्धांत किसने दिया? तो लाभ का नवाचार सिद्धांत ऑस्ट्रिया में जन्मे थे जोसेफ ए शुम्पेटर। यहाँ पर छोटा सा नाम दे दिया, शुम्पेटर का दिया हुआ ये एक सिद्धांत है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है आज के समय में। उनके अनुसार उद्यमी जो है वो नवाचारों को लागू करके आर्थिक लाभ अर्जित करता है। नवाचारों को लागू करने का पुरस्कार उसे आर्थिक लाभ के रूप में मिलता है। देखिए, मोबाइल की खोज हुई और अब मोबाइल बाजार बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन। क्या जब मोबाइल की खोज हुई थी आज भी मोबाइल वैसा ही है? जी नहीं, उसमें इतने ज्यादा फीचर्स चेंज हुए हैं। ये जो चेंजिंग आ रहा है इसी को नवाचार कहते हैं, और जो उद्यमी हैं वो इसी नवाचार के आधार पर अपना आर्थिक लाभ कमाते हैं। डेली नए नए वर्जन आते हैं, डेली नए नए मॉडल आते हैं, और उद्यमी जो हैं, उद्योगपति जो हैं, वो डेली नया वर्जन, नया मॉडल, नई सुविधाएं देकर ही अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नव प्रवर्तन का सिद्धांत या नवाचार का सिद्धांत क्या है। ये लाभ का सिद्धांत है, लाभ का नवाचार का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? वो कह रहे हैं नहीं करेगा। देखिए, राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि, आप बस छोटे से कॉन्सेप्ट समझ लें। राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है जब संपत्ति का अर्जन होता है। राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि तब होगी जब हम कुछ उत्पादन करेंगे। सीधा सा मतलब यह है, यदि हम कुछ उत्पाद कर बढ़ा रहे हैं तो राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि हो रही है। आप बताएं, नई कंपनियों में निवेश जब हम करेंगे तो कंपनियों में हिस्सा बढ़ रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, और हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। कारखानों की बढ़ती कार्यक्षमता, कारखाने पहले 5 पीस बना रहे थे, अब 100 पीस बना रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो गई। घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित कर दिया तो बाग फल देना शुरू करे, उत्पादन किया और उत्पादन हुआ तो संपत्ति में वृद्धि हुई। सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण, हमने सब्सिडी बांट दी, लोगों के बीच वो चली गई, क्या उससे उत्पादन में वृद्धि हुई? जी नहीं। इस प्रकार सीधा सीधा कह सकते हैं कि सब्सिडी देने का मतलब है धन का पुनर्वितरण। धन का पुनर्वितरण, तो धन का पुनर्वितरण राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं करता है। इस प्रकार यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सब्सिडी देने से किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, स्पष्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? देखिए, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? देखिए, मुद्रास्फीति को समझ लें एक बहुत छोटी सी लाइन में। संक्षेप में ये मान लीजिए कि जब बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। माल कम है इसलिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, तो वह मुद्रास्फीति की स्थिति है। संक्षेप में या साधारण रूप से हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, पूंजी पूर्ति में वृद्धि हो गई है, पूंजी पूर्ति में वृद्धि हो गई है और इसलिए मुद्रास्फीति है, यानी बाजार में पैसा ज्यादा आ गया है
इसलिए महंगाई बढ़ गई है और इसी को संक्षेप में या साधारण रूप से मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौसमी बेरोजगारी क्या है? सामान्य नागरिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बेरोजगारी का जिक्र किया है जिसका नाम है मौसमी, या ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, या ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष में रोजगार प्राप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मौसमी बेरोजगारी का मतलब यह है कि जब वर्ष के एक निश्चित समय में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, वह मौसमी बेरोजगारी है। जैसे कृषक साथी जुलाई और अगस्त के लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जुलाई और अगस्त में मौसमी बेरोजगारी आती है। या किसी पर्यटक स्थल पर घूमने का एक निश्चित समय होता है, उस समय तो वहां पर बहुत अधिक रोजगार रहता है, लेकिन एक वहां पे ऑफ सीजन आता है, उस समय वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बस यही मौसमी बेरोजगारी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, वह मौसमी बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक मापक नहीं है? मानव विकास सूचकांक का मापक पूछा है। देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो है वो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा मुख्य रूप से तैयार किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। महबूब उल हक पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान मूल के, उन्होंने तैयार किया। और HDI के 3 संकेतक हैं। एक है जीवन प्रत्याशा, नोट कर लें साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ चुका है सैकड़ों बार। दूसरा है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और PCI, ये 3 इसके मानक हैं जिनके आधार पर ये संकेत HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, जीवन प्रत्याशा है, लिंगानुपात नहीं किया जा सकता, साक्षरता दर और सकल नामांकन ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है इसमें वो है लिंगानुपात। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, धन की आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में क्या होगा? सीधा सा है, धन की आपूर्ति, बाजार में धन ज्यादा आ गया, बाजार में पैसा ज्यादा आ गया, तो उधार लेने वाले जो उधार लेना चाहते हैं, ब्याज दरों पे पूछ रहे हैं ना, तो कौन लेगा ब्याज, कौन देगा? जो उधार लेगा। तो धन की आपूर्ति यदि बाजार में ज्यादा हो जाएगी तो उधार लेने वालों के लिए बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा। जब पैसा ज्यादा होगा बाजार में उधार लेने वालों के लिए, तो जो ब्याज देने वाले हैं उन्हें अपनी ब्याज की दर नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि बाजार में पैसा कम है और पैसा लेने वाले ज्यादा हैं, तो जो देने वाले हैं वो ऊंची ब्याज दर पे अपना पैसा देंगे। सीधा सीधा संबंध है। तो इस प्रकार यदि धन की आपूर्ति बाजार में बढ़ गई है तो उससे ब्याज दरों में गिरावट आ जाएगी। आंसर सही हो जाएगा, ये 2 की जगह 3 लिखा है, 3 की जगह 2, कोई नहीं, जो ब्याज की दरें हैं वो नीचे आ जाएंगी। यानी बाजार में पैसा ज्यादा आने से ब्याज की दरें नीचे आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई? अत्यधिक महामंदी आधुनिक विश्व इतिहास की एक बहुत ही बड़ी घटना रही है। 4 सितंबर को जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे आना शुरू हुआ और 29 अक्टूबर 1929 तक दुनिया के आधे से अधिक बाजार ध्वस्त हो गए थे, शेयर बाजार। इसलिए ये 1929 में ये महामंदी आई थी और इसका असर लगभग 1939 और 40 तक रहा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्योंकि 34 दिया है इसलिए ऑप्शन हम 1929 से 34 ही मान लेंगे। तो महामंदी का काल 1929 से 39 या 40 तक माना जाता है। और इस महामंदी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और राजनीति चरमरा गई। माना तो यह भी जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से एक यही महामंदी थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की उच्चतम दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की दर ऊंची हो गई है। मुद्रास्फीति को आप सीधे ये मान लें कि भारत में महंगाई बढ़ गई है। भारत में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का मतलब है भारत में रुपए की जो कीमत थी वो नीचे आ गई है। तो रुपए की कीमत जब नीचे आएगी
तो सीधा सीधा अर्थ है कि डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी तुलनात्मक रूप से। तो डॉलर की कीमत क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी। दोबारा समझ लें, मुद्रास्फीति की उच्चतम दर, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई हो गई है। मुद्रास्फीति का मतलब है रुपए की चीजों को खरीदने की ताकत कम हो गई है, रुपए की कीमत गिर गई है। तो जब रुपए की कीमत गिरेगी तो तुलनात्मक रूप से डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, बढ़ जाएगा। डॉलर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कर को प्रतिगामी कर तब कहा जाता है, प्रतिगामी कर तब कहा जाता है जब उसका भार, देखिए कर यहाँ पे दो ही चीजें समझ लीजिए, एक है प्रतिगामी कर और दूसरा है प्रगतिशील कर। ये अवधारणाएं कर आरोपण से संबंधित हैं। प्रतिगामी कर वह कर है जब, प्रतिगामी कर को देखते हैं पहले, अगर आय बढ़े और कर की दर में कमी हो, कर की दर में कमी हो, तब तो वह है प्रतिगामी कर। और यदि आय बढ़े, प्रगतिशील कर में देखें, यदि आय आपकी बढ़ रही है और कर की दर भी बढ़ रही है, कर की दर भी बढ़ रही है, तब यह कौन सा कर है, तब यह है प्रगतिशील कर। तो आप समझ सकते हैं कि आय बढ़ रही है लेकिन कर नहीं बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है लेकिन कर की दर भी बढ़ रही है, तब तो वह है प्रगतिशील। और यदि आय बढ़ रही है और कर नहीं बढ़ रहा है, तब वह है प्रतिगामी कर। तब इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, जो जितना ज्यादा अमीर होगा वह उतना कर कम देगा, जो जितना ज्यादा अमीर होगा प्रतिगामी में वह उतना कर कम देगा, क्योंकि कर की दर नहीं बढ़ी है। और यहाँ पर जो जितना अमीर होगा वह उतना ज्यादा टैक्स देगा। तो इसका असर किस पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा 2। देखिए क्या लिखा हुआ है आंसर 2 में, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक भार पड़ता है। बिल्कुल सही, अमीर तो अमीर हो गए, उन पर वो जितना कर बढ़ रहा है उनको उतनी दर उस हिसाब से कर नहीं देना हो रहा है, जबकि गरीब आय बढ़ने के साथ साथ कर भी अधिक दे रहा है, यानी आय नहीं बढ़ी है फिर भी उसने कर अधिक दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, CSO करता है। CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और भारत में सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखने के लिए यही संस्था उत्तरदायी है। 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, CSO। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री 1931 में VKRV राव के द्वारा ये कार्य किया गया। उन्होंने 1936 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, तो उसमें उन्होंने 1931 से 32 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत किए। इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में पहली बार वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे VKRV राव। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अवधारणाएं स्पष्ट हुई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद।